नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज का मुद्दा में हम बात करेंगे चाचा भतीजा साथ 22 में क्या बनेगी बात। उत्तर प्रदेश की सियासत अक्सर चर्चा में रहती है। 2016 में भी इस सियासत ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। साल 2016 में यूपी की राजनीति और मुलायम कुनबे में छिड़ी महाभारत सियासी गलियारों से गुजरते हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साल 2016 में सपा के भीतर छिड़ा संग्राम घर से लेकर सड़क तक खूब दिखाई दिया, जो यूपी की सियासत में कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई, जिसको लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल ने भी ट्वीट किया। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्यों ये मुलाकात खास है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और सियासी भूचाल ना उठे, ऐसा संभव नहीं। कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। कभी एक दूसरे को फूटी आंख न देखने वाले अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गठबंधन तय हो गया है। गुरुवार शाम को अखिलेश चाचा शिवपाल से मिलने पहुंचे तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। शिवपाल की मुलाकात के बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों के साथ देने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। दोनों की मुलाकातों के बाद शिवपाल यादव ने बड़े भाई मुलायम सिंह से भी जाकर बात की। अखिलेश यादव की नजर यूपी की छोटी पार्टियों पर लगी है और पिछड़ी जातियों वाले दलों का महागठबंधन बनाकर अखिलेश चुनावी लीड की कोशिश में है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी के आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा, केशव देव मौर्य की महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी एस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर चुके हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर इस सरकार को हटाने के लिए हमें कितना बड़ा भी त्याग करना पड़ेगा तो हम त्याग के लिए तैयार हैं। आज समाजवादियों के लिए खुशी की लहर है कि आज समाजवादी परिवार एक हुआ है। निश्चित है अब कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी सरकार को हटाने में कामयाब होंगे। पिता हैं, चाचा एक पिता का रूप में हैं और पुराने लीडर हैं, उनको मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं मेरे अध्यक्ष जी के। कहीं न कहीं बड़े पैमाने में ऐतिहासिक फैसला लेकर आए हैं और 403 विधानसभाओं में अभेदनीय जीत लेकर के 351 से पार जाकर के हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, जिसमें चाचा का बहुत बड़ा सहयोग। बता दें कि शिवपाल मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और शिवपाल अखिलेश यादव की सरकार में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। 2017 में अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव से पार्टी की बागडोर संभालने के बाद शिवपाल ने सपा से नाता तोड़ लिया और 2018 में अपनी पार्टी प्रसपा बना ली थी। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की करारी हार हुई थी और अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रचंड हिंदुत्व एजेंडे की काट के लिए अखिलेश यादव पिछड़ी जातियों को साध कर सत्ता पाने की साधना करने में लगे हैं। अब ऐसे में चाचा शिवपाल के साथ मिलकर अखिलेश यूपी की सियासत में सपा की साइकिल को कितना दौड़ा पाते हैं और बीजेपी के प्रचंड वेग को कैसे रोकते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दो जून को तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने मुलायम करीबी बलराम यादव, 15 अगस्त को सपा के तत्कालीन मुखिया मुलायम ने शिवपाल पर अखिलेश को चेतावनी दी थी। 12 सितंबर अखिलेश ने मुलायम और शिवपाल के करीबी 2 दागी मंत्रियों को हटाया। 13 सितंबर को अखिलेश ने शिवपाल के करीबी प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटाया। 13 सितंबर को मुलायम ने शिवपाल के कहने पर अखिलेश को सपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। 13 सितंबर को शिवपाल को नया अध्यक्ष बनाया गया। अखिलेश ने शिवपाल से महत्वपूर्ण विभाग छीने। 14 सितंबर को अखिलेश ने झगड़े के लिए अमर सिंह को जिम्मेदार बता दिया। 20 सितंबर को शिवपाल ने अखिलेश के 7 युवा समर्थकों को पार्टी से निकाला। 24 अक्टूबर को मुलायम ने सपा से राम गोपाल को बाहर कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश शिवपाल के बीच खटास और बढ़ी।
अक्टूबर 2018 में शिवपाल यादव ने नई पार्टी प्रसपा बनाने का ऐलान किया। शिवपाल यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में प्रसपा से प्रत्याशी भी उतारे थे। 2 जून को तत्कालीन सीएम अखिलेश ने मुलायम के करीबी बलराम यादव को निकाला। तो चाचा भतीजे की मुलाकात के बाद क्या 22 में बनेगी बात, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर हमारे साथ तमाम गेस्ट शामिल होंगे। सबसे पहले आप सभी का उनसे तारुफ करा देते हैं। पूनम पंडित, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। फखरुल हसन, सपा प्रवक्ता, स्वागत है आपका। अजय त्रिपाठी, प्रसपा नेता, आपका भी स्वागत है। लालजी वर्मा, विधायक, सपा, और इसके अलावा दीपक बघेल, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि आज जिस तरह से मुलाकात सामने आई है चाचा शिवपाल यादव और उसके साथ ही साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, और साथ ही साथ आप ये ट्वीट भी देख पा रहे हैं, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद गठबंधन की बात तय हुई है। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। तो सीधे रुक कर लेते हैं। फखरुल हसन जी, पहला सवाल आपसे ही है कि जिस तरह से सपा सुप्रीमो के लिए और प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहां पर आज बातचीत हुई है, गठबंधन की बातचीत हुई है, क्या लगता है आपको कि 2022 की राह आसान होगी अब इस गठबंधन के लिए, या 2022 पे सीधा कब्जा होने वाला है? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को साथ लेके उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उसी कड़ी में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को आज साथ में लिया है, उनकी पार्टी को साथ लिया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद। जी बिल्कुल, फखरुल जी आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ प्रसपा और राजभर जी भी हैं, महान दल भी हैं, कृष्णा पटेल जी भी हैं, और जयंत चौधरी जी भी हैं। तो अब हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलके भारतीय जनता पार्टी को 2022 में हराने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास का पहिया था वो 2017 के बाद से रुक गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो काम हुए थे उन्हीं का फीता काटने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। आज जनता परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन के लिए ही सभी लोग एक साथ आए। जी बिल्कुल, सभी लोग एक साथ आए। आपके पास वापस भी आएंगे, सवाल तो कई हैं क्योंकि अचानक 6 साल बाद इस तरह इतनी आत्मीयता से मुलाकात हुई है। हमारे साथ पूनम पंडित, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, 6 साल बाद एकदम से चाचा भतीजे में जो दरार पड़ी थी वो दरार मिट गई, और दरार भी ऐसी मिटी कि अब जो भाईचारा देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये परिवार कभी बिछड़ा ही नहीं था। क्या लगता है आपको कि वाकई अखिलेश की सोची समझी रणनीति है चुनाव के मद्देनजर, या वाकई में मिलन हुआ है? देखिए, ये तो सभी को पता है कि मिलन जो है वो चुनाव के लिए हुआ, ये तो कहने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये अगर मिलन खराब ही नहीं होता, अगर इतनी दरारें ना पड़ती, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती उत्तर प्रदेश में। तो ये जो अपने आपसी झगड़े के चक्कर में पूरा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी आई, फिर देश में आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका जो रास्ता है ना, केंद्र का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो बेहतर होता कि ये दरारें ही नहीं होती। मनमुटाव एक आपस में होना अलग है, आपस में विचारधारा ना मिलना एक अलग चीज है, लेकिन जब आपके ऊपर पूरे प्रदेश का भार है, आपके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता का भार है, तो आपको वो मनमुटाव अपने साइड में रखने चाहिए। जब आपकी अपने परिवार में नहीं बन रही है, और फिर आपकी जनता से कैसे बनेगी? आप ये भी सोचिए ना, आप जनता को कैसे संतुष्ट कर पाओगे? अपने परिवारवाद कहते हैं ना कि परिवारवाद को अलग करे, परिवारवाद को अलग करे। अभी राजनीति मंच जो होता है उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं होता, उसका ये होता है कि जनता के हित में कोई भी काम है तो हमें अलग नहीं होना है। अगर जनता के हित में है कि अलग होना है तो अलग होना चाहिए, अगर नहीं होना है तो नहीं होना। अगर जो जनता का प्रतिनिधित्व करता हुआ है तो जनता के प्रतिनिधि को जो है आपस के जो झगड़े, इनमें अलग होना, ये होना, ये इसका जो खामियाजा भुगता, इसका पूरा खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता ने भुगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, फिर देश ने भुगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री बनाता है हमारे देश का। तो आज हमारे देश की जो दुर्दशा हो रही है वो नहीं होती अगर इनके आपसी मनमुटाव जो है ये राजनीति से अलग होते तो। बाकी हमने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार देखी है,
हमने मायावती जी की सरकार देखी है, हमने अखिलेश सरकार भी देखी है, ऐसा नहीं है नहीं देखी है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं किया उन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन जो चाहिए था वो कभी नहीं किया। जब एक बेटी का हाथरस में बलात्कार हो जाता है तो अखिलेश जी वहां नहीं होते, तो मुझे बड़ा दुख लगा देख करके ये। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो सबसे पहले अखिलेश जी उत्तर प्रदेश से वो करते हैं, और ज्यादातर आपको पता भी है हमारे उत्तर प्रदेश, हालांकि देश में पूरे किसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है गन्ना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश को एकदम गढ़ माना जाता है, सब अच्छे से जानते हैं। तो किसानों को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अखिलेश जी नहीं आए, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी और नहीं करनी चाहिए थी। ठीक तो अब इसमें मैं ये पूनम जी आपके पास वापस आएंगे, वापस लौट के आएंगे। हमारे साथ अजय त्रिपाठी प्रसपा नेता भी जुड़े हुए हैं। जी अजय त्रिपाठी जी, जिस तरह से आज अखिलेश यादव चाचा शिवपाल जी से मिलने पहुंचे हैं, मुलाकात तो जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये स्क्रिप्ट भी नेताजी की लिखी हुई है। नहीं, देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय शिवपाल यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में राजनीति के एक बहुत ही धुरी माने जाते हैं, जिनको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी है, और वो उस परिवार के पहले भी अगुवा रहे हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उनके भतीजे भी हैं, उस नाते भी वो अपने चाचा से मिलने गए थे, और एक दल के अपने मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से निजात पाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी से छुटकारा पाने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को एक होते बहुत दिनों से देखना चाहती थी। आम जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए, जनता के उत्तर प्रदेश के रुके हुए विकास को पुनः चालू करने के लिए फिर से माननीय शिवपाल यादव जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का आज ये मिलन हुआ है, और निश्चित तौर पर यह मिलन यही तक नहीं सीमित रहेगा। आने वाले 2022 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं के अनुरूप हम लोग आपस में काम करेंगे। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिलकर के काम करेंगे, और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जिस तरीके के प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की 2012 में बनी थी, उसी तरीके से 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और तमाम जो उसके घटक दल हैं, सभी लोग मिलकर के इस बार उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। दीपक बघेल जी भी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, जिस तरह से आज अखिलेश और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में देखा जाए तो मौजूदा सरकार और भाजपा के लिए भी अब कड़ी टक्कर होने वाली है आगामी चुनाव में। आपको सुन रहा था समाजवादी, कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं को, वो इन तीनों ने कभी भी किसी एजेंडे पर बात नहीं की, ना विकास के मुद्दे पर बात की। इन तीनों ने केवल एक ही बात की, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना। पर ये लोग भूल गए शायद किस प्रकार से 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो सत्ता के लालच में, सत्ता की मलाई खाने के लिए चाचा और भतीजे में किस प्रकार की लड़ाई हुई। दोनों ही साइकिल का एक एक पहिया अलग अलग लेकर चले गए, और 2017 में पता पड़ा कि वो साइकिल का पहिया वहीं की वहीं रुक गया। और ये उसके बाद में जब फिर इन्हें लगा कि अब साइकिल को दोबारा थोड़ा आगे लेकर जाना है, तो ये 2022 के चुनाव में अब साइकिल को जोड़कर फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु इन्हें पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी विकास में 2017 से लेकर 2022 के बीच में इतनी आगे निकल चुकी है कि ना तो समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस और ना ही प्रस्ताव को कोई जनता देख रही हो ना इतनी आगे निकल गई। अरे भाई देखिए, डिबेट की थोड़ी मर्यादा बनाए रखी, अपनी मर्यादा बनाए रखी। पूनम जी आप सभी को मौका दिया जाएगा, अपने अपने समय में बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूनम जी आपके पास पूनम जी आपसे अनुरोध है, पूनम जी आपसे अनुरोध है, आपको पूरा समय में दूंगी अपनी बात कहने का, आप बीच में ना बोले। जी दीपक जी, क्या नियम दिया था, एक्शन रिएक्शन का नियम हमने ये अच्छी तरीके से पढ़ा। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, तो थोड़ा ज्ञान करने इस बात से। अब आपकी बात आई, अब पूनम जी कह रही थी राजनीति के अंदर परिवारवाद। भैया, राजनीति के अंदर परिवारवाद की परिभाषा तो आप ही लोगों ने गढ़ी है, चाहे वो अखिलेश यादव हो। अगर मान के चलिए मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव नहीं होते तो क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते? नहीं। अगर राजीव गांधी के पुत्र अगर राहुल गांधी नहीं होते तो क्या उनको पीएम कैंडिडेट बनाते? क्या ना दूर है आपको, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद को त्यागा था, मनमोहन
सिंह जी को बिठाया था। ठीक है पूनम जी उस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह को बिठाया था, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ ही साथ सोनिया गांधी कितनी सक्रिय रहती थी ये हम सबको पता है। ठीक है, उस मुद्दे पर आज हम नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बातचीत करें। दीपक जी आपके पास भी वापस आएंगे। हमारे साथ विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। विजय दुबे जी, आज जिस तरह का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल में देखने को मिला है, जिस तरह से शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात हुई है, बार बार इस बात को लेकर शिवपाल की तरफ से इशारा किया जा रहा था। वो कह रहे थे कि मुलाकात करने जाना चाह रहे हैं, सपा के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं, लेकिन अचानक अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। इस बात को लेकर मुलायम सिंह की जो भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम में, नेताजी की भूमिका है, उसको नकारा नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि उनके कहने पर ही एक बार ये गठबंधन हुआ है राजनीतिक फायदों को देखते हुए? देखिए प्रियंका जी, जो सपा है, समाजवादी पार्टी है, मूलतः वो मुलायम सिंह के परिवार से निकले हुए लोग हैं, चाहे अखिलेश जी की बात की जाए, चाहे शिवपाल जी की बात की जाए। और आप शिवपाल यादव जी मुलायम सिंह जी के साथ ही मिलकर के उन्होंने सपा को खड़ा करने का काम किया, और सपा की सरकार बनाने में मुलायम सिंह जी के साथ जो है अपने भाई के साथ कहना चाहिए कि कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने एक लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है जी। अब जो नई परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं वो ये है कि चूंकि अब भाजपा शासन में है, भारतीय जनता पार्टी रोज कुछ न कुछ नए, अभी चुनाव में बहुत समय नहीं है अब, तो जो नई नई गतिविधियां लगातार हो रही हैं उसके लिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो भी विपक्षी दल है, जहां तक बात सपा की है और प्रसपा की है, तो अपने को तैयार करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो अखिलेश जी लगातार छोटे दलों को लेकर के छोटे छोटे इलाकों को साधने में लगे हुए हैं, जातियों को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन एक जो घर की स्थिति है, अगर घर मजबूत होगा तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मान के चला जाए कि जो है, अगर नेताजी का ये छत्र छाया है और उसमें दोनों लोग मिलते हैं और ये अपने आने वाले 22 के चुनाव की तैयारी करते हैं, तो एक बेहतर होगा। और निश्चित तौर पे रोल तो है ही है, नेताजी के बगैर जो है दोनों व्यक्तियों की राजनीति जो है कुछ अधूरी से रह जाती है। तो वो पूरा करने के लिए नेताजी का बीच में आना या आगे बढ़ना या सलाह देना या लेना लोगों का, ये एक सामान्य प्रक्रिया मैं समझता हूं। लेकिन ये चुनावी दौर है, इसलिए सामान्य नहीं, ये जो है अब गठबंधन की ओर बढ़ सकते हैं, जैसा कि खबरों में लग रहा है। और ये बेहतर होगा, आने वाले कल के लिए बेहतर होगा, समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से जी। फकरुल जी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी फकरुल जी, अगर ये गठबंधन 2-2.5 साल पहले होता या चुनाव के ठीक पहले ना होता तो माना जा सकता था कि कहीं ना कहीं दिल जरूर मिले हैं, लेकिन आज जब ये गठबंधन हुआ है तो सियासी गलियारों में सवाल तो उठेंगे। जब कहीं ना कहीं आग लगी है तो धुआं जरूर उठेगा। यहां पर अगला सवाल ये भी बनता है कि जितनी समझदारी से और जितनी आत्मीयता से आज का ये गठबंधन सामने लाया गया है, मुलाकातें सामने लाई गई हैं, क्या सीटों का बंटवारा भी उतनी ही समझदारी से हो पाएगा चुनाव से पहले? तो ये कि मतभेद हमेशा होते हैं। आपका भी परिवार है, हम लोगों का भी परिवार है, और परिवार में अगर 10 लोग किसी परिवार में हैं तो उनके किसी एक मुद्दे पे मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मनभेद कभी भी नहीं थे। आदरणीय शिवपाल यादव जी उनके चाचा हैं, थे और रहेंगे, इसमें कहीं कोई शंका ना पहले थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। परिवार एक था, एक है, एक रहेगा। राजनीतिक रूप से अलग हुए थे, लेकिन हम समझते हैं कि फकरुल जी सामान्य परिवार की आप बात करें तो लड़ाइयां 2-3 दिन चलती हैं, 6-6 साल नहीं चलती। नहीं, बहुत जगहों पे लड़ाइयां चलती है शिल्पा जी, बहुत जगहों पे परिवार में झगड़े भी हो जाते हैं, थाना पुलिस तक भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो परिवार बाद में एक हो जाता है। हमने बहुत इस तरीके के मामले देखे। ये तो परिवार था और 4 बर्तन है तो उतनी आवाज आएगी, लेकिन आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी से इस उत्तर प्रदेश की जनता को छुटकारा चाहिए। आज किसान के गाड़ी चलाने वाले मंत्री बने बैठे हुए हैं, आज बेरोजगार शिक्षकों पे उत्तर प्रदेश में लाठी चलाई जा रही है, आज परिवारवाद की बात करने वाले लोग जिन्हें क्रिकेट की ABCD नहीं जानते, वो आज क्रिकेट बोर्ड में बने बैठे हुए परिवारवाद की बात करते हैं। एक और केंद्रीय मंत्री जो पहले क्रिकेट बोर्ड में हुआ करते थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
वो आज इन्हीं की सरकार में मंत्री बने बैठे हुए। उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह जी हो, कल्याण सिंह जी हो, लालजी टंडन जी हो, इनके पुत्र कौन है, कहां मंत्री है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद की बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप जब एक उंगली हमारे पे उठाते हैं तो 4 उंगली भारतीय जनता पार्टी आप पे उठती है। आप पूछ रहे थे कि हमने बात नहीं की कि उत्तर प्रदेश में विकास की, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप 5 वो काम उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के बताइए जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों के दोनों योगी जी की सरकार ने किए हो, जिसका फीता समाजवादियों को ना हो, जिसका शिलान्यास समाजवादियों ने ना किया हो। तो आपके पास अगर 5 वो काम हो तो आप बताओ। हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार फेल है। आज इसीलिए आपको देश के प्रधानमंत्री के पीछे झुकना पड़ रहा है। लगातार देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और आने वाले 10 दिन में 6 दिन उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जी रहेंगे, कल देश के गृह मंत्री जी रहेंगे। ये है योगी जी का रिपोर्ट कार्ड। इतने फिसड्डी हैं, इतने फेल मुख्यमंत्री हैं कि उनको दिल्ली से प्रधानमंत्री जी को बार बार बुलाना पड़ रहा है, देश के गृह मंत्री जी को बार बार बुलाना पड़ रहा है कि आइए और उत्तर प्रदेश की हमारी सत्ता को बचाइए जो जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, बेरोजगार और महंगाई से परेशान जनता अब भारतीय जनता पार्टी को मौका देने नहीं जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रीय दल जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर आदरणीय अखिलेश यादव जी 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है फकरुल जी। दीपक जी, जिस तरह से फकरुल जी ने तमाम सवाल आपसे पूछे उनका जवाब तो आप दे ही दीजिएगा, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने गठबंधन के साथ ही साथ छोटी छोटी गठबंधन को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा से रहा है और आगे भी हो सकता है रहे, लेकिन पिछड़ी जातियों को साधने का जो काम इस बार अखिलेश करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव में पिछड़ी जाति वर्सेस हिंदुत्व का भी जो नया एंगल सामने आया है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं भाजपा को इससे थोड़ा बहुत रणनीति के साथ चलने की और इससे थोड़ा बहुत डरने की तो आवश्यकता है, क्योंकि पिछड़े यदि एक साथ होते हैं तो भाजपा के लिए नुकसान हो सकता है? जी प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से एक लाइन खींची है और ये उस लाइन को समझ ही नहीं पा रहे कि अब प्रदेश की जनता न क्षेत्र, न भाषा, न जाति के नाम पर वोट दे रही है, वो केवल और केवल विकास के नाम पर वोट दे रही है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव विभिन्न जातियों को लेकर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे जर्नी में विभिन्न प्रकार के रंग हैं, तो इनको पता नहीं है। सवाल है योगी जी के, आप बताइए योगी जी के 5 काम। मैं सुनूंगा, मैं पूरी बात सुनूंगा, मेरी बात में सुन लीजिए, मैं पूरी बात सुनूंगा, मैं पूरी बात सुनूंगा। ठीक है फकरुल जी, आपके सवाल का भी जवाब मैं ले लूंगी। फकरुल जी लगातार देख रहे हैं, एक भी बच्चा नहीं है जी। दीपक जी, कहीं से कहीं चुनाव ना लड़ा हो, आपके पूरे परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं। अच्छा 5 काम गिनवा दीजिए। अच्छा 5 काम गिनवा दीजिए। आपका नंबर आएगा, आपको संदाय देगा। अरे सवाल मन में आ रहा है तो पूछेंगे नहीं क्या भैया? सुने पूछने के लिए एंकर बैठी है, डिबेट चलाने के लिए पूछने एंकर बैठती तो एंकर ही पूछती ना, हम नहीं पूछ सकते क्या? पूछने के लिए आना जनता है भाई, आप सत्ता। पूनम जी, दीपक जी, यहाँ पर आप सभी रुकिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आज हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, चाचा शिवपाल यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से हलचल सामने आई है और जिस तरह से कई राजनीतिक जिस तरह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, कई राजनीतिक रणनीतियां भी सामने आ रही हैं, देखना ये होगा कि आगामी 2022 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है, उसी पर हम चर्चा करें। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है,
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जुमले नहीं, पक्के सबूत हैं, कागजों में नहीं, सपने हकीकत में मौजूद हैं। न्याय के 3 साल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिला किसानों को आर्थिक इंसाफ। खेती में हरियाली और जेब में खुशहाली से बदल रही किसानों की तस्वीर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने बदली छत्तीसगढ़ की तस्वीर। न्याय के 3 साल। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से आई गांव में खुशहाली। न्याय के 3 साल। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल योजना से हुआ आधुनिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार। आसमान छू रहे गरीब परिवारों के नौनिहाल। न्याय के 3 साल। आदिवासी परिवारों की खुशहाली को संकल्पबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। न्याय के 3 साल। श्री धन्वंतरी जनरल मेडिकल स्टोर योजना से आधी कीमत में दवाएं पाकर जनता को मिली राहत। न्याय के 3 साल। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ ने उत्तरोत्तर प्रगति की है और देश भर में एक नई पहचान स्थापित की है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। युवाओं के सपने हैं सच हो रहे। खेल से लेकर उच्च शिक्षा तक में आगे बढ़ रहे। घटी बेरोजगारी, बढ़े समृद्धि के रास्ते। छत्तीसगढ़ में विश्वास और न्याय की नई बयार। खेती से तकनीक तक हर हाथ दमदार। सेवा जतन सरोकार। छत्तीसगढ़ सरकार। न्याय के 3 साल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं चाचा भतीजा साथ क्या 22 में बनेगी बात। इसी पर हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय त्रिपाठी प्रसपा नेता भी हमारे साथ तो बने हुए हैं, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं। अजय त्रिपाठी जी, लगातार जिस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है और जिस तरह से प्रसपा और सपा में गठबंधन की बात हो रही है, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 6 सालों में अब जिस तरह से मेल मिलाप हुआ है, अब जाकर ये माना जा रहा है। लेकिन इसके पीछे बड़ी रणनीति तो यही देखी जा रही है कि छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह सत्ता के गलियारों में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे में बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन के बाद शिवपाल यादव का जो कद होगा वो गठबंधन में कहां पे रहेगा, कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर लेकर क्या पार्टी की क्या राय है, क्या आपस में बातचीत हुई है और आगे की क्या रणनीति है। प्रियंका जी, देखिए, आदरणीय दुबे जी इससे पहले बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ नेता ऐसे हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश की पूरी भौगोलिक स्थिति की जानकारी है, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा की जानकारी है, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में किस जात के, किस मजहब के कितने वोटर्स हैं उसकी जानकारी है, राजनीतिक दल में किस पार्टी का नेता कितना जनाधार वाला है, ऐसी जानकारी उत्तर प्रदेश के राजनीति में सिर्फ माननीय शिवपाल यादव जी रखते हैं। चाहे जैसी परिस्थिति हो, समाजवादी पार्टी के निर्माण से लेकर के प्रगतिशील के पार्टी के निर्माण तक तमाम परिस्थितियों में माननीय शिवपाल यादव जी ने काम किया है। जब समाजवादी पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी बनाने से लेकर के समाजवादी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में माननीय शिवपाल यादव जी ने काम किया है। 2 साल का कोरोना का कार्यकाल निकाल दीजिए तो 3 साल की बनी हुई पार्टी में 2 साल कोरोना,
एक साल में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शाखा को पहुंचाने का काम माननीय शिवपाल यादव जी ने किया है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से माननीय शिवपाल यादव जी समझते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से विकास के काम, चाहे वो एक्सप्रेस वे निर्माण से लेकर के बहुत सी छोटी छोटी चीजों में उनका योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में यारों के यार माने जाते हैं माननीय शिवपाल यादव जी। आम जनता से लेकर के मीडिया जगत से लेकर के अधिवक्ता जगत के किसी भी दुख और सुख में खड़े होने में माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी का नाम लिया जाता है। जी तमाम जो गठबंधन, अजय जी आपने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। जी अजय जी आप जो बातें कह रहे हैं वो यकीनन सही है। लंबा राजनीतिक करियर रहा है उनका, लंबे राजनीतिक दौर में नेताजी के साथ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम लीडर की यदि बातचीत की जाए तो वो तो अखिलेश रहेंगे। कितना कद मिलेगा, किस पद पर रहेंगे, कितना सम्मान मिलेगा, इसको लेकर सवाल है मेरा। प्रियंका जी देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी के दो रिश्ते हैं। पहला रिश्ता है परिवार का, वो उनके चाचा है, वो उनके भतीजे हैं, और चाचा और भतीजे में क्या तय होगा ये अजय त्रिपाठी नहीं तय कर सकते हैं, वो एक पारिवारिक का मामला है। और माननीय शिवपाल यादव जी हर फोरम पर कह चुके हैं कि हमारे लिए सबसे पहला है मान और सम्मान। मान सम्मान हमारा बरकरार रहेगा तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव रहेंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने ये वो कई बार कह चुके हैं, और वो उनके भतीजे हैं। निश्चित तौर पर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हर एक पिता को, हर एक चाचा को खुशी होगी। और निश्चित तौर पर अगर वो आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेता का मिलन हुआ है तो ये दोनों परिवार के लिए भी एक हर्ष का विषय है, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए भी एक हर्ष का विषय है। और उत्तर प्रदेश की वो जो आवाम जो भारतीय जनता पार्टी के आतंक से पीड़ित है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारी गुंडों से पीड़ित है, जो किसान कोरोना जैसे समय पर, ठंडक के समय पर बॉर्डर पर बैठा रहा, उन तमाम लोगों के हित में माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी का एक होना निश्चित तौर पर जरूरी था, और आज ये हुआ है। और आने वाले समय में धीरे धीरे सब कुछ तय हो जाएगा। फ्रंट लाइन पर बैटिंग करने वाले नेता है माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी। जहां एक तरफ विकास के धुरी माने जाते हैं श्री अखिलेश यादव जी, वहीं संगठन के जानकार माने जाते हैं माननीय शिवपाल यादव जी। और दोनों नेताओं का मिलन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ठीक है, बिल्कुल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विजय दुबे जी, जिस तरह से आज गठबंधन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बात यह भी है कि इस गठबंधन के बाद जिस तरह से सपा सुप्रीमो नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सवाल मैंने दीपक जी से भी किया था कि अगड़ों और पिछड़ों की एक राजनीति जो इस समय चल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं अखिलेश ने नई रणनीति, नया एंगल लाने की कोशिश की है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने की कोशिश तमाम पार्टियों ने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने के बाद भी शायद लगा कि उस ओर जाने से उतना फायदा नहीं होगा, बेहतर होगा कि तमाम छोटी छोटी पार्टियों को लेकर, पिछड़ी जातियों को लेकर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। क्या लगता है आपको कि यह रणनीति काम करेगी, और वाकई क्या इस रणनीति पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी? नहीं प्रियंका जी, देखिए ऐसा है कि अब अगर आने वाले चुनावों में समाजवादी लोगों को मैं कहूंगा, या एक विचारधारा है जिसके तहत चाहे लोहिया के फॉलोअर कह लीजिए या समाजवाद के मूल सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने के लिए राजनीति करने वालों की बात कह लीजिए, अगर ये कुनबा मिलता है, और चाहे मैं अगर कहूं कि इटावा की बेल्ट हो या मैनपुरी की बेल्ट हो, अलीगढ़ की, जिसमें कि बीजेपी ने पूरा जो है, अगर 19 को चुनाव कहे जाए चाहे 17 के चुनाव कहे जाए, सारा एरिया जो है वो सुपड़ा साफ वाली स्थिति थी। तो अगर उन इलाकों में जो कि मूलतः इनका कहना चाहिए कि गृह इलाका है, इटावा, मैनपुरी और इस सारे बेल्ट से अगर सपा का जो गढ़ है, अगर उसमें भी बीजेपी पिछले चुनाव में पूरी तरह से सीटें लेके आई थी, तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। चाहे वोटों का डिवीजन हो या परिवार की जो अपने आपसी मतभेद थे, या जो लोगों के सामने जो पिक्चर उभर के आई, उसमें लोगों ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, और जो समाजवादी पार्टी का वोटर था वो डिवाइड हुआ है। तो
तो कहीं ना कहीं वोटर को या जो मतदाता है उसको बांधे रखना, अपने साथ रखना, ये चुनौती है। और ये चुनौती जो है ये अखिलेश यादव के सामने भी है और ये शिवपाल यादव के सामने भी है। तो ये जो पूरा जो गणित है वो ये है कि जो सपा का वोटर है, चाहे आप MY के फॉर्मूले की बात कर लीजिए या फिर पिछड़ी ओबीसी और दूसरे वर्गों की बात कर लीजिए, ये वोटर तभी साथ में खड़ा होगा, चाहे और दूसरी जातियों की भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश में अभी जातीय समीकरणों को साधने की सारी पार्टियों ने कोशिश की है। आप अभी प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि सपा जो है वो किस वर्ग को अपने साथ लेके चलेगी, कौन कौन से जातीय समीकरण इसके साथ फिट बैठेंगे। ये जब आने वाला चुनाव जो है ये सारा जो गणित है ये उसी आधार पे है। और जो सपा के अपना वोट है पहले उसको देखिए, अगर शिवपाल यादव के कारण से कोई सीटें बाई इलेक्शंस की भी खोई है अगर सपा ने, या उनके परिवार का कुछ लोग हारे हैं, अगर मैं नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं समझता हूं, लेकिन कई सीटें खोई थी, तो अगर वोट बटेगा तो खोएंगे, तो वोट बटने से रोकना है तो मिलना पड़ेगा। अब ये दोनों की मजबूरी है, मैं कहूं कि अगर वो साथ नहीं आते हैं तो 22 का चुनाव दोनों को भारी पड़ेगा। तो ये मजबूरी भी है, राजनीतिक मजबूरी है कि साथ आए, नहीं तो वजूद पे सवाल है। और जहां तक बात है अपर कास्ट की, देखिए जो हिंदुत्ववादी या हिंदू राजनीति के पुरोधा जो आज बीजेपी में जुड़े हुए हैं वो और किन्हीं पार्टियों में नहीं है। और बीजेपी ने कुल मिलाकर के अपर कास्ट के बड़े नेताओं को, चाहे वो बसपा से जुड़े रहे हो, सपा से जुड़े रहे हो, मैं तो कुछ कांग्रेस के भी पुराने लोगों को देख रहा हूं जो आज भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? समाजवादी लोग जो अपने आप को कहते थे वो भी आज इधर-उधर खिसक रहे हैं। जी विजय जी आपके पास ये नहीं है। जी विजय जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र यादव जी। जिस तरह से विजय जी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि दिल की दूरियां दूर हुई है या वाकई में ये राजनीतिक मजबूरी है? मैंने दोनों परिवार एक ही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने माननीय शिवपाल जी जो है निश्चित रूप से मिल करके एक प्रदेश के अंदर बड़ा संदेश दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। निश्चित रूप से मतभेद हो सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं परिवार एक है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। जब दोनों लोग मिले हैं तो काफी बेचैनी बढ़ी है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बदलाव होगा। बदलाव की लहर, समाजवादी पार्टी लगातार बदलाव की तरफ बढ़ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी बेचैन हो गए हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, सपा सुप्रीमो की यदि बात करें तो विकास की भी बात करते हैं। भाजपा जिन जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचती है उन तमाम परियोजनाओं का जिक्र भी करते हैं और उसके बाद तमाम छोटे छोटे दलों को लेकर पिछड़ी जातियों को साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो क्या दोनों रणनीति साथ लेकर चल रहे हैं आगे? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी उसी विकास को लेकर फीता काटने का काम करती है। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, चाहे लखनऊ में डायल 100 देख लीजिए, चाहे कान्हा स्टेडियम देख लीजिए, चाहे मेट्रो देख लीजिए, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने विकास किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कितना विकास कर दिया। गरीब जनता परेशान है, गरीब परेशान हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है, नौजवान परेशान हो रहा है, नौकरी के लिए मारे फिर रहा है और कहीं न कहीं किसानों की आमदनी को दुगुना करने की बात भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन अभी तक कोई इनकी आमदनी दुगुना नहीं कर पाया। तो कहीं न कहीं परेशानी है, हर वर्ग के लोग काफी परेशान है और एक आशा भरी उम्मीद के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं और कहीं न कहीं 2022 में निश्चित रूप से बदलाव होगा और कहीं न कहीं विकास होगा। जी दीपक जी वीरेंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिए। एक बार फिर से ये सवाल सामने आ गया है कि सपा के कामों का फीता काटती हुई भाजपा नजर आती है। जी बिल्कुल परेशान है। परेशान इस समय वर्तमान में विपक्ष है। विपक्ष किसी प्रकार से सत्ता हासिल करना चाहता है, ये भूल जाता है किस तरह से गुंडाचार, भ्रष्टाचार, ये सब प्रदेश की जनता जानती है और वो भूलने नहीं वाली है। किस प्रकार से जमीनों के अधिग्रहण होते थे, माफिया लोगों का राज होता था, ये पार्टी के कार्यकाल में जबरदस्त हुआ है। सुन लीजिए, आपकी एक योजना बता दीजिए जिसके बाद आपके कार्यकाल में बेटियों की आबरू जा रही है।
बताएंगे केस बच्चियां पत्ते बीनने गई थी पार्टी के भैया वीरेंद्र भैया सीधा बोलो ना कि गृह मंत्री राज्य गृह मंत्री को लगा करके साथ घूम रहे हैं और जो कि मुलजिम है, सीधा बोलो। प्रजापति को इतनी जल्दी ठीक बात है। आपके यहाँ पर प्रजापति कैसे एक बीपीएल कार्ड होल्डर 2002 का 2012 में, अरे बताओ भाई, किसानों के ऊपर दीपक जी समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर तो बार बार बोला जाता है कि गुंडा राज माफिया राज खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज गृह राज्य मंत्री की यदि बातचीत कर लिया है तो नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा ले लेते। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? अच्छा प्रियंका जी प्रियंका जी पूनम जी इसके बाद में आपके पास ही आऊंगी। जी प्रियंका जी मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनमें पेशेंस नाम की चीज नहीं है, बेचारे जवाब दे नहीं पाते, तो आप पूछ लीजिएगा क्योंकि इनको पता ही नहीं कि डिबेट में जब विपक्ष आता है तो सवाल विपक्ष करता है और जवाब भी लेता है और देता है। ठीक है दीपक जी सवाल पूनम जी को भी कर लेने दीजिए। जी पूनम जी सवाल बहुत देर से शांति से इनके जो प्रवचन सुन रहे हैं। दीपक जी मैं आपको समय दूंगी। दीपक जी काफी देर से वो भी चुप है, मैं आपको भी समय दूंगी, उनका सवाल जान लेते हैं क्या जानना चाह रही है। जी पूनम जी अपनी बात रखिए आप। जवाब मैंने इकट्ठे कर लिए ना, तब मैं शांति से सुन रही थी ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली। जी अच्छा मैं एक सवाल करना चाहती हूँ इनसे, ये जो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, अभी आपने देखा था यूपी टेट का जो एग्जाम, जो 22 लाख बच्चों का जो भविष्य था, वो पेपर जो लीक हुआ वो बिहार की जो एमएलए उनके भाई के द्वारा लीक हुआ, क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? और जो अजय मिश्रा टैनी है, अब एसआई की टीम ने भी क्लियर कर दिया, मुकदमे की धारा भी बढ़ गई है, क्या अब उनके घर बुलडोजर चलेगा? क्या टैनी के घर भी चलेगा बुलडोजर? क्या उनके जो फादर ये है टैनी, क्या उनका इस्तीफा अब भी नहीं होगा? ठीक है दीपक जी, जो है पूनम जी कहा था कि जब मेरे बेटे पे सब चीज साबित हो जाएंगी और मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्या अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा लिया? फिर अभी ठीक है पूनम जी ये सवाल का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद डिबेट हमारी आज समाजवादी पार्टी पे चल रही है। गृह मंत्री जो है राज्य गृह मंत्री को बराबर में लगा करके घूम रहे हैं और वो कहते हैं कि दूरबीन से भी दुश्मन वो नहीं दिख रहे गुंडे, अब उनके तो बराबर में ही गुंडे बैठे, अब जब उन्हें दूरबीन से ना दिखेंगे पूरे तो दूरबीन से देश में कैसे दिखेंगे? दिखाई देते हैं। जी 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 बराबर में नहीं दिख रहे। दीपक जी पूनम जी ये सवाल का जवाब तो मैं ले लूंगी, लेकिन आज हम डिबेट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव में गठबंधन को लेकर, उसी पर हम आएंगे। ठीक है दीपक जी, पूनम जी डिबेट का रुख मत मोड़िए। पूनम जी सवाल आपने कर लिया है, उस सवाल का छोटा सा जवाब हम जरूर ले लेंगे, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और प्रसपा के गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसी पर हम रहेंगे। इस बात पर हम किसी और दिन बात करेंगे। दीपक जी आपसे जो मेरा सवाल था, जो वीरेंद्र जी ने यहाँ पर सवाल उठाया था कि भाजपा के तमाम नेता लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यों का फीता काट रहे हैं, और उसके बाद बड़ा सवाल यहाँ पर जब भ्रष्टाचार को लेकर आता है, भ्रष्टाचार के साथ ही साथ कानून की जब यहाँ पर बात आती है, तो नैतिकता के आधार पर मेरा सवाल ये था कि नैतिकता के आधार पर क्यों नहीं गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया गया? नहीं प्रियंका जी सबसे पहले तो एक बात वीरेंद्र जी बोल ले दीजिए। वीरेंद्र जी चुप रहिए, मैं भी सुनूंगी। वीरेंद्र जी शांति रखिए। हाँ जी जी ठीक है। जी प्रियंका जी सर्वप्रथम तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वहां पे जो घटना हुई उस घटना के अंतर्गत उस आजाद भारत के अंदर ये पहली ऐसी घटना जिसका पिता अगर गृह राज्य मंत्री है तो उसके बाद में उसका पुत्र जेल के अंदर है, एसआईटी उस पर निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है और उसके बाद उसको जेल के अंदर उसकी धारा भी बढ़ाई जाती है। ये आजाद भारत के अंदर पहली बार हुआ। इससे पहले किस प्रकार से सत्ता के प्रभाव में जांचों को प्रभावित किया जाता था, इससे पूर्व की कई घटनाएं मैं संज्ञान में चला दूंगा तो सबको याद आ जाएंगी एक बार में। ठीक है, आज उनके इस्तीफे की बात कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में वो निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ पे एक निर्णय प्रक्रिया होती है और एक संगठनात्मक ढांचा है हमारी पूरी पार्टी का, तो संगठन जिस प्रकार से निर्णय लेगा उसके लिए तैयार है। और अगर संगठन वही निर्णय लिया जा रहा है, खैर वही तो नहीं लिया जा रहा। यदि आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो नैतिकता के आधार पर इतना होना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे एक बार फिर से वापस चलूंगी। विजय
विजय दुबे जी अगला सवाल मेरा आपसे है। विजय दुबे जी अगला सवाल मेरा आपसे है। तमाम चीजों की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। विकास की जब बातचीत की जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह साफ तौर पर होता है। कोरोना काल भी जब आया, बार बार इस बात को लेकर बातचीत की जा रही थी कि मुद्दों की राजनीति पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर वीरेंद्र जी से भी मैंने यही सवाल किया था कि विकास की गिनती वो गिनाते जरूर हैं, जहां जहां पर भाजपा के तमाम नेता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पहुंचते हैं लोकार्पण करने के लिए, वो विकास की बात कहते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जातिगत राजनीति की यदि बात की जाए तो उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता उत्तर प्रदेश में। क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, जो हमारा जो समाज और प्रदेश का जो ढांचा है वो जातियों पर टिका हुआ है। जातीय राजनीति बहुत पहले से बहुत गहरे जड़ जमाए हुए है। जब आपका पूरा राजनीति का गणित ही उस पर टिका हुआ है तो निश्चित तौर पर पार्टियां भी उस पर गौर करती हैं, उधर ही उसी जातिगत और सांप्रदायिक आधार को अपना आधार मानने लगती हैं। जहां तक बात सिद्धांतों की है तो सिद्धांत कहने के लिए सब लोग कहते हैं कि हम दीनदयाल के सिद्धांत पर चल रहे हैं, हम कहते हैं कि हम लोहिया के सिद्धांत पर चल रहे हैं, लेकिन जब चुनावों का वक्त आता है तो हम जातियों के सिद्धांत पर चलने लगते हैं। ये केवल एक के साथ नहीं है, ये सारी ही पार्टियां कर रही हैं। मतलब ये कोई नहीं कह सकता है कि साहब हमने जो है मुद्दा बनाया था और मुद्दे में हमने कहा था कि प्रदेश का विकास का ये एजेंडा होगा तो हम पूरी तरह से अपना फोकस उस पर रखेंगे। ऐसा नहीं है। जातिगत आधार भी है। दूसरी बात है जो वो है धार्मिक है। चाहे आप वो मुस्लिम तुष्टीकरण की भी बात जो बीजेपी करती है, जो आरोप लगाती है, वो भी किसी आधार पे कहती है। और अगर सपा भी है और लोग कहते हैं कि हिंदूवादी राजनीति बीजेपी करती है तो वो धार्मिक आधार लिए जाते हैं। और जातिगत आधारों की स्थिति भी यही है कि जो भी पार्टियां आज, जबकि महीना 2-3 महीने का जो अगर दरमियान का पिछला देख लें आप रिकॉर्ड, तो हर पार्टी जो है जातीय आधार पर कभी ब्राह्मणों की सम्मेलन कराना चाहती है, कभी वो अयोध्या के मुद्दे पर कुछ बातें जाना चाहते हैं वहां पे, जिससे ये साबित कर सके। क्योंकि सबसे बड़ा संकट आज ये है कि जो अपर कास्ट है उसको कैसे ब्रेक किया जाए, जो कि बीजेपी के साथ नॉर्मली खड़ा नजर आता है और वो साइलेंट भी एक प्रकार से। तो आप जो अपोजिशन की प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मेजर चैंक ऑफ वोट है, जो मेजर बहुमत का जो वोट है, उसको कैसे खींचा जाए। तो ये सवाल आज सपा के सामने भी खड़ा है, ये सवाल मैं कहूं कांग्रेस के सामने भी खड़ा है, और ये सवाल जो है बीएसपी के सामने भी खड़ा है। तो ये जो जातिगत गणित है उसको साधने की कोशिश अब कर रहे हैं, धार्मिक गणित को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उन मुद्दों को, पिछले मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, हर पार्टी कर रही है ये। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गठबंधन हो रहे हैं उसमें आप कितना जातिगत समीकरणों के साथ पाएंगे, कैसे वोटों को अपने साथ रखेंगे। सबसे बड़ा जो मौजूद सवाल है आज, चाहे सपा की बात हो रही है, बीजेपी के भी सवाल खड़ा होगा, क्योंकि सपा जब इकट्ठा होगी तो जो वो बेल्ट है जिसमें कि बीजेपी ने पूरा एक कन्नौज से इटावा लेके सारी बेल्ट को जो पिछली बार अपने साथ जोड़ लिया था और वहां से ठीक ठाक सीटें निकली थी, जब ये परिवार के लोगों का आपस में एक साथ गठजोड़ होगा तो वो जो वोटर इंटैक्ट होगा, तो उस कंडीशन में फिर बीजेपी के लिए भी एक सवाल होगा कि उसे मथना होगा, फिर दोबारा से फिर अपनी रणनीति दोबारा तैयार करनी होगी कि इस बेल्ट में कैसे लड़ा जाए। और पूर्वांचल पे फोकस, जो अवध से लेकर पूर्वांचल तक का जो फोकस है, उस पे सारे लोग आज यही मत रहे हैं कि किस प्रकार से, अगर मुद्दा विहीन हो रहा है चुनाव, मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन जो काट की हांडी है धर्म वाली, बिल्कुल क्षेत्रों की बात की जा रही है, जातियों की बात की जा रही है। कौन अपनी खिचड़ी पकाता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आज जिस तरह से प्रसपा और सपा का तो गठबंधन हो गया, उसके अलावा समाजवादी पार्टी तमाम छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा से तो सीधी सीधी टक्कर की बात सामने आ ही रही है। सत्ता से भाजपा को निकालने का बीड़ा तो समाजवादी पार्टी ने उठाया ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सबके बीच में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, AIMM हो, ये तमाम पार्टियां हैं, इनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है? क्योंकि प्रियंका गांधी भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर बातचीत कर रही हैं, आधी आबादी को लेकर बातचीत कर रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ भी किसी रणनीति के साथ उतरेगी मैदान में? जी वीरेंद्र जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा अखिलेश यादव रहे जी, आधी आबादी की बात हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं,
और उससे पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहें कि मैं छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ने जा रहा हूं, ये शुरुआत से कह रहे हैं। और कहीं न कहीं उसमें छोटे दल जो भी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो है समर्थन और सहयोग करने के लिए आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। ये जो मुद्दे हैं, निश्चित रूप से जनता ये भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ गया है। विकास का जो मुद्दा है वो सबसे हावी मुद्दा है। विकास जनता चाहती है कि विकास हो, उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन हो। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अमन चैन को खोया है। हमारी बहन बेटियों की आबरू को इन्होंने तार तार किया है। रोज लूट, हत्याएं, डकैती, बलात्कार, छिनैती अपराध के में एक नंबर पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। भ्रष्टाचार पर हमेशा एक नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। आप थाना से लेकर के तहसील से लेकर चाहे जहां तक की आप बात कर लें, भ्रष्टाचार एक नंबर पे है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी 5 सालों में क्या की? विकास तो कोई कर नहीं पाई। धर्म के नाम पर जो है एक दूसरे का जो है शोषण करने की बात जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ जनता को पेट की आवश्यकता है, भूख लगी है, उसको पेट की, उसको खाने की आवश्यकता है, और उसके सामने जो है जा करके जो है धर्म की बात बतियाएंगे तो कब तक वो धर्म आपकी बात सुनता रहेगा? जी, खाने के लिए भी तो वीरेंद्र जी खाने के लिए भी तो दे रहे हैं दुगना राशन। दुगना राशन पहले ना मिला था क्या? ठीक है पूनम जी, कितने लोगों को हम भी बोलेंगे जी। नहीं, दुगना राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दुगना राशन की बात जो करे ये कब तक देगी? बैठाकर मजदूरों का जो है आगे का तो पता नहीं वीरेंद्र जी, चुनाव तक तो फिलहाल देख लीजिए, आपके पास वापस आती हूँ लौट के। पूनम जी अगला सवाल मेरा आपसे, पूनम जी सुनिए, अगला सवाल मेरा आपसे है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा बनाम सपा की लड़ाई तो आगे चल ही रही है। प्रियंका गांधी ने जरूर आके कांग्रेस में, मरी हुई कांग्रेस में कुछ जान फूंकने का काम जरूर किया है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं की बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं, अभी भी सपा वर्सेस भाजपा की जो लड़ाई है उस बीच में कांग्रेस उस मजबूती से नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको कि आगामी 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी कुछ कमाल कर पाएंगी, जिस तरह से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं? नजर नहीं आ रहा होगा, मुझे तो नजर पूरे अच्छे से आ रहा है, क्योंकि जहां एक बेटी किसी गरीब की आवाज उठाने जाती है तो बाबा जी की पुलिस बेटी से परेशान हो जाती है, समाजवादी पार्टी से नहीं होती। जहां एक बेटी अरुण वाल्मीकि के घर पे जाती है, अरे शांति से रख ले भैया, अभी तो मैंने बोलना स्टार्ट करा, अभी तो दवाई दूंगी तुम्हें, अभी तो इलाज तुम्हारा करूंगी, थामस से रखो मेरे भाई, और रखो तो सही तनक पेशेंट रखो। अरे भैया दवाई भी तो देनी पड़ा है। दीपक जी इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, पूनम जी को अपनी बात पूरी कर लेते हैं। अरुण वाल्मीकि की बात आती है, दीपक जी देखिए आपको अपना मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा, तो जवाब बाबा की दीजिएगा। पुलिस जो है आगे रहती है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी एक मेरे भाई बैठे हुए थे चैनल पे, उन्होंने एक सवाल, अच्छा 5 मिनट इन्हें बुलवा दो, बेचारों की तबीयत बड़ी खराब हो रही होगी क्योंकि मैंने ज्यादा हालत खराब कर रखी, इन्हें 5 मिनट बुलवा दो, मैं तो 5 मिनट और रेस्ट कर लूंगी, मेरे कोई दीपक जी आपके पास ही आऊंगी। आप दीपक जी ना इनको अगला समय आपका ही, अपनी बात कहिएगा आप जी। देखिए अभी वो बात नहीं सुन रहे ना, अब मैं बात जो रख रही हूँ वो सुनना ही नहीं, तकलीफ ही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो सुनते नहीं है, पेशेंस नहीं रखते हैं। दीपक जी मेरे पास समय बहुत कम है, पूनम जी को अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा जी। देखिए बीच में बोलने से किसका भला होने वाला है? अच्छा मैं ये बोल रही हूँ कि जैसा भारतीय जनता पार्टी जो है कहते हैं कि राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आपको, मुझे नहीं पता प्रियंका जी आपको याद है कि नहीं है, मैं आपको बताऊं 2005 से मेरे घर पे राशन आता है। 2005 से आप गांव समाज में आकर के पूछ लीजिएगा, पहले मट्टी का तेल भी आता था, ठीक, वो ये खा गए, लपेट गए, पहले 2005 से राशन आता था। लेकिन पहले की सरकारें क्या करती थी? पहले की सरकारें हमारी जो जनता का टैक्स था उसको देश के विकास में लगावे थी, इनकी तरह अपने चर्चे पर्चे न करवावे थी। और अब ये जनता के जो टैक्स को अपने चर्चे पर्चे करा रहे हैं। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है जिसने अपने पैसे से होर्डिंग लगाए कि कोरोना काल में इतना सिस्टम खराब हुआ, ओमिक्रोन आने लगा, किन्होंने क्या करा अस्पतालों के लिए? करा कुछ इन्होंने। जो शिक्षक की भर्ती हो रही है, लखनऊ में 12 आंदोलन चल रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी में, क्या उन आंदोलनों को समाप्त कराने का काम किसका? समय मेरे पास दीपक जी, अब सवाल इनसे करेंगे भैया, हम जवाब भी इनसे लेंगे। अब नेहरू जी से तो पूछने जाने की नाम में, जब मैं देश में रहूं और मैंने वोट दे रखी है, इनको करज बंद है, हमारे भी ऐसी बात नहीं, हमने वोट देके जब सवाल करते हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि पूनम जी आप मत पूछिए, पूछूंगी भाई, 2 बार वोट दी भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, इसलिए पूछूंगी, क्यों नहीं पूछूंगी? ठीक है, बस पूनम जी आपका समय हो गया। पूनम जी अब आपका समय हो गया, सवाल पूछ लिया आपने। जी दीपक जी
दीपक जी जवाब दीजिए, समय मेरे पास कम है, ज्यादा नहीं है जी। आपको तकलीफ नहीं हो रही? हम पूनम जी अब आपसे अनुरोध करूंगी, अब आप शांत हो जाएं। पूनम जी आप बात सुन लीजिए, भर्ती प्रक्रिया की बात करिए, किस प्रकार से राजस्थान को हम पूनम जी अब आप शांत हो जाएं। पूनम जी आपसे अनुरोध है, अब आप शांत हो जाएं, आप अपनी बात कह ली। अब दीपक जी के पास मौका है, उनको अपनी बात कहने दीजिए। जी दीपक जी धीरे धीरे बोलो तो मैं सुनूंगी। दीपक जी धीरे धीरे बोलेंगे, भैया धीरे धीरे बोलो, कोई ऐसी बात ना, पानी पी लो, तब ठीक ना तो कोई नहीं। मेरा बड़े पूनम जी आप शांत हो जाएंगी। पूनम जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ मैं, आप शांत हो जाइए, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास। दीपक जी अपनी बात पूरी करिए आप। जी कांग्रेस जिन राज्यों में है, उन राज्यों में किस प्रकार से स्थिति है छात्रों की, वो आपको भी दिख रहा होगा। वहां के अंदर देख रहा है। अरे पहले सुन लीजिए, आगे बढ़ो, देश देख रहा है। 20 सेकंड का समय है, जल्दी खत्म करिए दीपक जी, समय मेरे पास नहीं है। आप दोनों लोग ऐसे ही लड़ते, पूनम जी आप दोनों लोग ऐसे ही लड़ते, बहुत समय बर्बाद करते हैं आप दोनों लोग। दीपक जी अपनी बात जल्दी 10 सेकंड में खत्म करिए। तुम तो लो, लड़की हो लड़ सकती हो तो यहीं से लड़ना शुरू करोगी। हाँ जी लड़की हूँ, लड़ूंगी अपने हक के लिए। ठीक है आप दोनों लोग ऐसे ही चलता रहेगा। बेहतर है कि सड़कों पर जाके लड़ाई करिए, चुनाव से पहले लड़ाई करिए। समय मेरे पास कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी धन्यवाद आपका, विजय जी धन्यवाद, अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ फखरुल हसन सपा से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा में आज हमने जिस तरह से समाजवादी पार्टी और प्रसपा के गठबंधन को लेकर चर्चा की है, राजनीतिक गलियारों में जरूर कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे का मिलन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूरी दूर हुई है, राजनीतिक मजबूरी भी है। देखना यह है कि राजनीतिक मजबूरी के साथ दिलों की दूरियां दूर करने की जो बात की जा रही है, क्या ये कोई कमाल करेंगी 2022 में? ये चुनावी परिणाम बताएंगे, जनता बताएगी। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, नमस्कार।